Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनली ये हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 14 और चैप्टर नंबर 15 हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके MCQs में से 20 मार्क्स जो है ना वो इलेक्शन एक्ट 2017 के हैं। तो दैट्स वाई आई ट्राइड के सारे चैप्टर्स जो 15 चैप्टर्स हैं इसमें 241 सेक्शंस हैं, तो सबकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए। आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो है चैप्टर नंबर 13, और ये जो चैप्टर नंबर 13 है ना ये किस बारे में है? ये है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द गवर्नमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। जो चैप्टर नंबर 13 है ना इट्स अबाउट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट। ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसके इलेक्शन होंगे, तो क्या कोई अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं वही यहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगे? तो पढ़ते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो सेक्शन नंबर 219 हमें बताता है कि कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन, कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी कमीशन के ही कंट्रोल में है। कमीशन करवाता है लेकिन साथ में एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉज एंड रूल्स को कंसिडर करता है। सही है। इसमें प्रोविंस के, कैंटोनमेंट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये सारे इलेक्शंस आ जाते हैं। वोटिंग प्रोसीजर वही होता है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन का है। सही है। वही प्रोसेस है जैसे कि असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं। कमीशन अनाउंसमेंट करता है, सही है, और अनाउंसमेंट के दौरान वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ओपिनियन को कंसिडर करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इलेक्शंस हैं, सही है, प्रोविंस में, कैंटोनमेंट में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, सही है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इनकी टाइमलाइन प्रोवाइड करता है। सही है। और फिर वो जो टाइमलाइन प्रोवाइड करता है तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन करता है। और ये टाइमलाइन उसने कब तक प्रोवाइड करनी है? कि एक्सपायरी के विद इन 120 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट टर्म। अब क्या है, कमीशन ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो है वो ऑनेस्टली हो, जस्टली हो और फेयरली हो। सही है। उसके अंदर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, सही है, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जिनके जरिए से इलेक्शंस कंडक्ट हो। और फिर क्या हो कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि चाहे बस आपने अभी नॉमिनेशन पेपर देने हैं, अभी आपने विड्रॉल के पेपर्स देने हैं, तो ये सब जो है ऑफिशियल गजट के जरिए से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ना सेक्शन 220। सेक्शन 220 किसके बारे में है? ये इलेक्टोरल रोल्स के बारे में है। सही है। कमीशन जो है वो रोल प्रोवाइड करता है रिटर्निंग ऑफिसर को, सही है, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी, और जनरल इलेक्शन में भी हमने देखा था कि रिटर्निंग ऑफिसर को ही प्रोवाइड किया जाता है। सही है। फॉर ऑल इलेक्टोरल एरियाज, किसी भी लोकल गवर्नमेंट में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन सब के अपने अपने इलेक्टोरल रोल जो है तो वो प्रोवाइड किए जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर फिर ये इलेक्टोरल रोल देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, और क्या कहता है कि जो इलेक्टोरल रोल होता है इसके अंदर क्या होते हैं, वोटर्स के नाम होते हैं, साथ में उनकी तस्वीरें होती हैं। तो हर एक पोलिंग स्टेशन पे किस किसने वोट डालना है तो इलेक्टोरल रोल रिटर्निंग ऑफिसर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है फिर वहाँ पे डिस्प्ले कर लेता है। तो क्या कहा हम लोगों ने कहा कि जो कमीशन है ना वो क्या करता है, कमीशन जो है वो प्रोवाइड करता है किसको? रिटर्निंग ऑफिसर को। रिटर्निंग ऑफिसर देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको वो डिस्प्ले कर लेता है। नेक्स्ट है सेक्शन 221, दी लिमिटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये जो हमारा सेक्शन है ना 221, ये क्या बताता है? ये कहता है कि वो जो हल्का है ना उसकी आप बाउंड्री कैसे सेट करेंगे। तो क्या मतलब होता है इसको? कि डिवाइड करना किसी भी एरिया को इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ताकि इलेक्शन वहाँ पर मुनक्कद हो सके। इसके अंदर क्या होती है? प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। उससे ये जो बाउंड्रीज होंगी ये वहाँ की आबादी की ना हो कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा आबादी है, दूसरी जगह पे कम है। सही है। इसके अलावा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखोगे, ये नो बीच में दरिया आ जाए और पुल नहीं है। फिर इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखोगे, कम्युनिटी की बाउंड्रीज देखोगे, इससे ये, और ये ना उनके ओपिनियंस ही बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते ही ना हो। तो इस तरह से मतलब यही इन चीज़ों को कंसिडर करना है। फिर जो यूनियन काउंसिल है उसकी भी डिलिमिटेशन करनी है, सही है, उसकी प्रॉपर एक बाउंड्री सेट करनी है, सही है। ये टेरिटोरियल यूनिटी होती है जिसकी जो बाउंड्रीज होती है वो लोकल काउंसिल लिमिट क्रॉस नहीं करती, सही है। प्रॉपर यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होगी, और वार्ड डिलिमिटेशन जो है वो यूनियन काउंसिल में होगी। वार्ड डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? कि डिवाइड करना एरिया को इलेक्टोरल वार्ड्स में या डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो सके। ये जो प्रोसेस होता है इसमें आप बाउंड्रीज को डिफाइन करते हो ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो वहाँ पर पॉपुलेशन के बेसिस पे। इसके अलावा विलेज आ जाते हैं और सेंसस ब्लॉक आ जाते हैं, सही है। यानी कि आपने गाँव तकसीम कर लिया कि ये गाँव इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, या फिर सेंसस ब्लॉक के जो मरदमशुमारी वहाँ की जाती है, तो मरदमशुमारी के लिए जैसे आपने डिवीजन की हुई है उस डिवीजन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो सेंसस ब्लॉक जो है ये स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिक यूनिट है, सही है, जो कि मरदमशुमारी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो बाउंड्रीज है ये यूनियन काउंसिल या म्यूनिसिपल लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होनी चाहिए। और ये जो डिलिमिटेशन होती है लोकल गवर्नमेंट के लिए ये सही है। और इस तरह से ये सारा प्रोसेस प्रॉपर सिस्टम होता है, और कमीशन इस तरह से तहसील काउंसिल के वार्ड्स को भी डिलिमिट करता है। और इस तरीके से प्रॉपर क्या होता है कि डिलिमिटेशन होती है लोकल गवर्नमेंट के लिए। अब डिलिमिटेशन तो हो गई, लेकिन डिलिमिटेशन करेगा कौन? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अपॉइंट करती है
कमीशन अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमेटी। कमीशन डिलिमिटेशन कमेटी को अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? कमीशन अपॉइंट करता है। सही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जो डिलिमिटेशन होती है लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी यूनियन काउंसिल, वार्ड एक्सेट्रा, तो ये क्या होता है कि इसमें सेकंड क्या होता है? प्रॉपर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए। तो अब क्या होता है कि जो डिलिमिटेशन कमेटी होती है इसको रिवेन्यू या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है ना उस डिस्ट्रिक्ट के, वो भी उनको हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा पुराना एक्सपोजर है, तो दे विल लेट देम नो कि मतलब लाइक क्या किस तरीके से आपने करना है, तो उनके असिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 223 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डिलिमिटेशन अथॉरिटी। जो डिलिमिटेशन अथॉरिटी है इसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि कमीशन अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन अथॉरिटी को। सही है, इसमें कमीशन का ऑफिसर आ जाता है, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के भी आ जाते हैं। अगर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी का बंदा लेना है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करना है। अथॉरिटी का मकसद क्या है कि वो हेयर के सुनता है ऑब्जेक्शंस को। सही है, यानी डिलिमिट अगर हल्काबंदी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा। सही है, और ये जो ऑब्जेक्शन है ना ये डिलिमिटेशन कमेटी के 15 दिनों के अंदर जब वो हल्काबंदी कर लेंगे, आप 15 दिनों में फाइल करेंगे और डिलिमिटेशन अथॉरिटी जो है उन ऑब्जेक्शंस का फैसला देगी कितने दिनों में? 30 दिन के अंदर अंदर वो फैसला आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 224 इलेक्शन ऑफिशियल एंड पोलिंग स्टेशन। कह रहे कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है ना एक्ट का, वो यहाँ भी अप्लाई होता है। सही है, इलेक्शन ऑफिशियल के अपॉइंटमेंट के लिए जैसे हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा था कि इलेक्शन ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट होगी, वो यहाँ भी होगी कि जैसे रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, रिटर्निंग को करते हैं, असिस्टेंट होता है, प्रिजाइडिंग होता है, पोलिंग, तो वो सारे यहाँ भी होंगे। सही है, फिर उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि रेफरेंस टू असेंबली इलेक्शन के प्रोविजंस जो है ना वो बाकी जैसे कि बाकी असेंबली के इलेक्शन के लिए थी, वो भी बाकी इस तरह से लोकल असेंबली के लिए भी वही अप्लाई होती है। अपील अगेंस्ट स्क्रूटिनी ऑर्डर के जो तहकीकात है वो हुई और उसके अगेंस्ट आप अपील दे सकते हैं कि कैंडिडेट या ऑब्जेक्टर जो है ना वो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर अगर कोई डिसीजन आता है तो उसके अगेंस्ट वो फाइल कर सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, उनको कमीशन अपॉइंट करता है, साथ में चीफ जस्टिस की ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन होती है। सही है, अब ये जो अपील है ना ट्रिब्यूनल जो है ना ये डिसाइड करेगा अपील के बारे में समझ यानी कि बिल्कुल क्विकली डिसीजन लेगा जितना टाइम कमीशन ने दिया है उसके अंदर, और फिर उसके बाद ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा वो फाइनल होगा। और अगर ट्रिब्यूनल अपना फैसला नहीं सुना पाता तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला लिया होगा वही फैसला जो है तो फाइनल कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 229, सेक्शन 229 क्या कहता है? सेक्शन 229 कहता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन टू लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, कि कमीशन के जो ये चैप्टर्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, क्या ये लोकल गवर्नमेंट पे अप्लाई होती है? तो कह रहे हैं चैप्टर 5, 9, 10 और 12 ये क्या होते हैं? ये जो है तो अप्लाई होती है, साथ में थोड़ी बहुत आपको एडॉप्टेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये क्या करते हैं? ये किससे रिलेटेड है? ये है रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अच्छा, ये क्या करती हैं? ये कवर करती हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स को भी, ऑफेंसेस को भी और सिमिलर एलोकेशन को भी। सही है, और ये जो है तो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट सही है, और ये जो डिसाइड होंगे अंदर एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट का, कि मतलब इनका भी एक अपना पंजाब का अपना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन होगी लोकल गवर्नमेंट की वो कंसिडर होंगी। अच्छा, तो हम लोगों ने कर लिया चैप्टर 13 और अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में। ओ, केयर टेकर गवर्नमेंट, तो सेक्शन 230 कहता है फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होंगे? ये डे टू डे फंक्शन परफॉर्म करता है, असिस्ट करता है कमीशन को इलेक्शंस करवाने में। से ये इम्पार्शियली एक्ट करता है, मतलब ये रिस्ट्रिक्ट अपने रूटीन के कामों की तरफ रहता है, कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ता, अर्जेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, ऐसे काम कर सकता है जो कि रिवर्सिबल हो। सही है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ये मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है नहीं ले सकते हैं, और इसके अलावा क्या होगा कि पॉलिसी डिसीजन भी नहीं ले सकते, इसके अलावा ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं अपना सकते जिससे फ्यूचर गवर्नमेंट को इशू हो। सही है, कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट, कोई अंडरटेकिंग नहीं ले सकते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, और मेजर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस वो भी नहीं कर सकते, इस तरह से ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी नहीं कर सकते, पब्लिक ऑफिशियल्स की ट्रांसफ़र भी नहीं करते कमीशन के अप्रूवल के बगैर, और ये जो है तो इनका ऐसा इलेक्शन को अफेक्ट करने में कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सेप्शन है सर्टन एक्शंस के लिए, कि हमारे पास जो सब सेक्शन 1 और 2 है ये जो है तो नहीं, मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। सही है, अगर कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो फिर चलते रहें। सही है, फिर डिस्क्लोजर ऑफिसर्स के प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, ये सब क्या करेंगे? आएंगे अपनी लाइबिलिटीज़ कमीशन को सबमिट करवाएंगे, जब भी ऑफिस लेंगे तो उसके 3 दिन के अंदर। सही है, और इसमें इनके बच्चे और स्पाउस वगैरह भी शामिल होंगे। कमीशन जो है ये वो सारी डिटेल्स ऑफिशियल पब्लिक गजट में पब्लिश करेगा। और केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये सारे आ जाते हैं। तो इस तरह हम कंप्लीट कर चुके हैं 14 चैप्टर्स, और अब लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर 15। फाइनली हम अपनी मंजिल के करीब हैं, और इंशाल्लाह यू आर विल परफॉर्म बेस्ट इन द एग्जाम। तो देखते हैं, मिसलेनियस लास्ट चैप्टर है हमारा, और सेक्शन 231 है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन है ना ये डील करता है क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के साथ। सही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी, प्रोविंशियल असेंबली के भी। ये जो है आर्टिकल 62 और 63 के अकॉर्डिंग होगी। सही है, और क्राइटेरिया को क्वालिफिकेशन यानी कि क्राइटेरिया को फॉलो करने एलिजिबल हैं, और डिसक्वालिफिकेशन का मतलब क्या? इनएलिजिबल है। सही है, और
स्पेसिफिकली क्या है, बीइंग नॉमिनेटेड ऑन ऑनरी बेसिस से ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ किसे कहते हैं, वो बॉडीज़ जिनको लॉ बनाने के लिए क्रिएट किया गया हो, तो ये गवर्नमेंट आउंड या कंट्रोल्ड एंटिटीज़ आ जाते हैं। तो ये जो है तो ये मैनेज इनको ऑन करती है गवर्नमेंट और मैनेज करती है। इस तरह से ये जो नॉमिनेशन होंगी ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होंगी, सही है। और आर्टिकल 62 और 63 क्या है कि स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस क्या कहते हैं, ये जो नॉमिनेशन है ना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कास्ट करेंगे अंडर आर्टिकल 60 और 63। इस तरह से स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। और ये जो ऑनरी रिन्यूमरेशन होगी ना, सही है, तो इस वजह से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। यानी कि अगर एक बंदा है, सही है, हमने कहा कि वो अगर सर्विस में है तो फिर वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, लेकिन क्या है कि अगर उसको एक ऑनरी ऑर्डर दिया गया है तो वो क्वालिफाई कर सकता है। सेक्शन 232 है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ये दोबारा दूसरा सेक्शन है। ये सेक्शन हमें कहता है कि हम जो है क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स की देखेंगे पार्लियामेंट के लिए और प्रोविंशियल असेंबली के लिए। ये 62 और 63 के अकॉर्डिंग ही होगी। इसमें हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा, मैनर और ड्यूरेशन क्या होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, सही है। और ये क्या कहता है कि जहाँ 62 63 अप्लाई हो रहा है वहाँ वो करेगा, बाकी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें देखी जाएंगी। और जो क्या होगा कि स्पेसिफिकली जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वो ये कि जो ड्यूरेशन है ना कोर्ट डिक्लेरेशन का वो 5 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा क्या होगा कि ये जो एक्ट के बातें हैं, सही है, साथ में उनमें जो लॉ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो साथ में कंसिडर होंगे। तो ये सारी बातें आ गई कि वो लोग जो कि क्वालिफाई करेंगे और सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो वो सारे जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे, सही है। उसके बाद आता है सेक्शन 233 कोड ऑफ कंडक्ट। सेक्शन 233 कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, कहता है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, ये इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए, कमीशन के लिए, तो ये इन कंसल्टेशन में पॉलिटिकल पार्टीज होगा, सही है। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, कैंडिडेट्स के लिए भी, इलेक्शन या पोलिंग एजेंट्स के लिए भी, सिक्योरिटी पर्सनल, मीडिया, इलेक्शन ऑब्जर्वर के लिए, ये सारे कंप्लाइंस करेंगे, सारे फॉलो करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट को। और सही है, और इसके अंदर सारे पार्टीज, एजेंट्स और पर्सनल वगैरह शामिल हैं, सही है। और ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा और कमीशन जो है इसे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश करेगा। सेक्शन 234 कहता है कि मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, कि कमीशन मॉनिटरिंग स्कीम्स बनाएगी, सही है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए टीम रिपोर्ट करेगी ऑफिसर को जिसको कमीशन ने नॉमिनेट किया होगा। नॉमिनेटेड ऑफिसर जो 50,000 का फाइन लगाएगा और अगर दोबारा वायलेशन होती है तो कमीशन को बताएगा, सही है, ताकि फर्दर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सके। फिर जो अपील का प्रोसेस होगा तो इसके अकॉर्डिंग वो जो पार्टी होगी वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है, और वो 3 दिन के अंदर अंदर करेगी। और कमीशन जो अपील पे ऑर्डर देगी वो फाइनल होगा। कमीशन जो है मीडिया पर बताएगा कि उसने अपील के बारे में क्या ऑर्डर दिया है। सेक्शन 235 है एब्सेंस ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बताते कहते हैं कि वो काम जो कि इलेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है या सेक्शन 62 63 के अकॉर्डिंग है, तो यानी कि एक काम है वो कैंडिडेट या इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में होना है। तो कह रहे हैं कि अगर ये उस दिन एब्सेंट है या ये उस सिचुएशन में नहीं है और भी इस तरह से काम हो जाता है, सही है, जो कि अदरवाइज वैलिड है, तो इसका इनकी एब्सेंस से ये नहीं होगा कि वो इनवैलिड है, सही है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि जो वैलिड एक्ट्स है ना, अगर वो ऑथराइज पर्सन की प्रेजेंस में है तो ये तो आप उनको इनवैलिड किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। सेक्शन 236 आता है, ये बताता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, सही है। तो ये कहता है कि कोर्ट जो है वो क्वेश्चन, यानी कहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो बेयर्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता अगर कोई ऐसा काम जो कमीशन ने या कमिश्नर ने या इलेक्शन ऑफिसर ने लिया है और उसका मकसद अच्छा हो, सही है। अपॉइंटेड अथॉरिटीज़ ने कोई डिसीजन लिया है, सही है, इलेक्टोरल रोल्स की वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन ने उनको जैसे प्रिपेयर किया है, रिवाइज किया है, उसके बारे में जो है तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। और कमीशन या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो है तो एक्शंस के बारे में, कमीशन के एक्शंस के बारे में। अब सेक्शन 237 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग से ये कि कमीशन जो है और कमिश्नर जो है और जो बाकी इलेक्शन ऑफिशियल्स है ना, तो वो क्या है कि अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जो मकसद अच्छा हो या अच्छे मकसद से किया गया, तो ये जो है ना एक्ट जो है ना उसके रूल्स और ऑर्डर्स को फॉलो किया गया हो तो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन वगैरह नहीं होगी। इलेक्शन सेक्शन 238 कहता है इलेक्शन ऑब्जर्वर के बारे में, कहता है कि इलेक्शन ऑब्जर्वर जो है उन्हें कमीशन अलाउ करता है। इसमें डोमेस्टिक भी होते हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। ये पोलिंग को, काउंटिंग को, कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, सही है। लेकिन इन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है कि पहले इन्हें कमीशन ने इजाजत दी हुई है और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड ना हो। अगर कोई बात करते हैं तो इन्हें उसका डॉक्यूमेंट या फोटोज वगैरह देनी होगी, सही है। कोई भी जो है ना बायस एक्टिविटीज़, प्री जुडिशियल एक्टिविटीज़ इन्होंने नहीं करनी है, सही है। इनको ऑथराइजेशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से और सिक्योरिटी क्लियरेंस ये पहले करवाएंगे, आईडी कार्ड डिस्प्ले करेंगे वहाँ पे और रिपोर्ट सबमिट करेंगे कमीशन की तरफ। नेक्स्ट है सेक्शन 239। जो सेक्शन 239 है ये है पावर टू मेक रूल्स। तो क्या कहते हैं, रूल्स किस लिए बनाए जाएंगे ताकि ये जो एक्ट के अकॉर्डिंग काम है, कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, उन सबको किया जा सके। ये ऑफिशियल गजट में इशू होंगे, वेबसाइट पर कमीशन अपडेट करेगा इसमें कि रूल मेकिंग प्रोसेस क्या था और उसकी प्रॉपर पब्लिकेशन होगी, सही है। और ऑब्जेक्शन और सजेशन उससे रिलेटेड जो है वो 15 दिनों में होंगे। सेक्शन 240 कहता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, कि कमीशन जो है ना उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है तो कोई डिफिकल्टीज आती है तो वो क्या करें, उनको रिमूव करें, सही है। एक्ट को इंप्लीमेंट करने में, सही है, वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेगा, फिर उसको वेबसाइट पे अपडेट करेगा। इसके अलावा जो तो पार्लियामेंट के सामने भी रखेगा, यानी क्या कहते हैं मजलिस शूरा के सामने भी रखेगा, सही है। सेक्शन 241 जो है ना ये कुछ लॉज को रिपील करता है, सही है। यानी इस सेक्शन के आने के बाद कुछ लॉज जो है वो खत्म हो चुके हैं, सही है। कौन कौन से लॉज रिपील हुए हैं, इलेक्टोरल रोल एक्ट 1974, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक्ट 1974, सेनेट इलेक्शन एक्ट
1975, Representation of the People Act 1976, Election Commission Order 2002, Conduct of General Elections Order 2002 and the Political Parties Order 2002, Allocation of Symbol Order 2002. और ये जो लास्ट है वो यहाँ पे रिपीट हो चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. थैंक यू वो लोग जो कि मेरी टीम का हिस्सा हैं, मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, एंड दोस्त वॉच्ड ऑल द वीडियोस ऑन द प्लेलिस्ट. तो इंशाल्लाह यू ऑल विल गेट बेस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को. और काफ़ी मेहनत की गई थी इसके ऊपर. इन सबको सिंप्लीफाई करना was one of the most difficult tasks, but I did it, alhamdulillah. And now it's your responsibility to share the videos, like the videos, and subscribe to the channel. And thank you so much for watching the video. Thank you so much.